हेलो एवरीवन। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 7 सितंबर और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि ऐसे सबसे ओल्डेस्ट भारतीय भारतीय कौन है, यानी सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है जिन्होंने हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया हो। देखिए इंग्लिश चैनल क्या है, ये लाई करता है, ये किसके बीच में स्थित है, एक तरफ दक्षिण में फ्रांस है और उत्तर की ओर है हमारा यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कह सकते हैं। दो देशों के मध्य स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो किसको जोड़ता है, एक तरफ तो अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है, और एक तरफ है हमारा उत्तरी सागर नॉर्थ सी। आपके लिए काम की बात क्या है, एक तो इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण पश्चिम में तो अटलांटिक महासागर है और उत्तर पूर्व में उत्तरी सागर है। राइट। अच्छा, इसके इंग्लिश चैनल से लेकर ऊपर जाएं तो हमें आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य मिलता है आयरिश सी यानी आयरिश सागर। ये हमारे लिए काम की बात है। अगर हम बात करें, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डोवर, क्या है ये, स्ट्रेट ऑफ डोवर यानी डोवर जल संधि। ये किसे जोड़ती है, एक तरफ इंग्लिश चैनल है और एक तरफ उत्तरी सागर है। तो आपके लिए चार क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश चैनल कहां पर स्थित है, तो एक तरफ ऊपर उत्तर में इंग्लैंड है और दक्षिण में फ्रांस है। दक्षिण पश्चिम में क्या है हमारा अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्व में क्या है उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल से अगर हमें उत्तरी सागर में जाना हो, उत्तरी सागर में नॉर्थ सी में, तो क्या क्या पार करना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर यानी डोवर जल संधि पार करनी पड़ेगी। वही हम बात करें आयरिश सागर की, आयरिश सागर कहाँ है, आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य स्थित है। इतनी सारी काम की बात रही। अब हम बात करें इंग्लिश चैनल की, तो इसे पार किया हाल ही में बेंगलोर के सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। लगभग 49 वर्ष इनकी आयु है और इन्होंने 42 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है, देखिए क्या है, ये जो कुल इंग्लिश चैनल की चौड़ाई और लंबाई है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग वेरी करती है। देखिए अगर यहाँ देखें तो यहाँ इसकी दूरी सर्वाधिक है, यहाँ की दूरी कम है, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास दूरी रहती स्ट्रेट ऑफ डोवर के पास। राइट। तो इन्होंने 15 घंटे में कुछ पार कर लिया था। अब इंग्लिश चैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चैनल टनल। राइट। या थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा गौर करेंगे आप तो आप पाएंगे यहाँ पर लिखा है चैनल टनल। ये क्या है, ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा एक रेलवे का अंडरग्राउंड टनल है जो जोड़ता है फ्रांस के कैलाइस शहर को जोड़ता है डोवर से। क्लियर, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विषाणु युद्धाभ्यास। देखिए हमने आपसे पूछा गया था कि विषाणु युद्धाभ्यास कहां हुआ था और इसका संबंध किससे है। जैसे आप इस नाम से देख सकते हैं विषाणु, विषाणु मीन्स वायरस। इसका मतलब ये है जिस प्रकार से कोविड-19 महामारी आई थी, हमें ये पता नहीं चला था कि वायरस किस प्रकार का है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरह फैलता है, तो हम इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी से नहीं ढूंढ पाए थे कंपेरेटिवली। अब क्या है, नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मिशन के तहत अजमेर में क्या हुआ है, अजमेर जिले, जो अजमेर जिला कहां स्थित है, राजस्थान में, अजमेर जिले में एक मॉक ड्रिल हुआ है। मॉक ड्रिल आप जानते हैं कि जैसे कई बार आप सुनते हैं कि सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल हुआ है कि कहीं बॉम्ब है, तो बॉम्ब स्क्वाड उसे मॉक ड्रिल करती है कि मान लीजिए बहुत ही कम टाइम में किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ बॉम्ब छुपाया गया है आतंकवादियों के द्वारा, तो उसको किस तरह डिटेक्ट करना, किस तरह डिफ्यूज करना, ये कहलाती है मॉक ड्रिल, पूरे प्रोसेस को। ठीक है। और इसी प्रकार की मॉक ड्रिल की गई है विषाणु युद्धाभ्यास के अंदर। इसका इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई अनआइडेंटिफाइड यानी नया कोई वायरस आता है, उसकी क्या पहचान किस प्रकार करें, उससे डील करने के लिए हमारे पास तैयारियां किस प्रकार की, प्रिपेयर्डनेस किस प्रकार की हो, यानी एक्टिव या प्रोएक्टिव मेजर्स किस प्रकार ले पाए, उसी का सारा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो चरण है। दो चरण क्या है, पहला है इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी वायरस, यानी जो विषाणु है, वायरस है, उसकी पहचान करना कि किस प्रकृति का है वो। राइट। और क्या उसके संक्रमण की दर हो सकती है। दूसरा है कि एक्शंस इनिशिएटेड टू कंटेन दी स्प्रेड, यानी इस प्रकार की एक्टिविटीज, इस प्रकार के प्रयास करना कि उसके फैलाव को, उसके प्रसार को हम रोक पाए। ये सारी बात की गई है। नेक्स्ट है वैदिक 3D म्यूजियम। आपसे पूछा गया था कि वैदिक 3D म्यूजियम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कहां पर स्टेब्लिश किया गया है, तो ध्यान रखेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां पर। ये कहां स्थित है, वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर स्थित है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पर वैदिक 3D म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। इसका एक सोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारतीय जो एस्ट्रोलॉजी, इंडियन खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी है और वैदिक साहित्य, इनके बारे में सभी जानकारी मिलेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम होगा जो बनाया जा रहा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो स्थित है उत्तर प्रदेश के काशी के अंदर। अब इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें बताया जाएगा वैदिक इवोल्यूशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, यानी वैदिक साहित्यों का उद्गम किस प्रकार हुआ, किस प्रकार विकास हुआ। साथ ही साथ 16 संस्कार हमारे, उनकी जानकारी मिलेगी। 64 कलाएं हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और 18 विद्या स्थान है, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि शास्त्रार्थ, आप जानते हो शास्त्र क्या होता है, एक होता है हमारा स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, यानी जो आध्यात्मिक वाद विवाद हम कह लें
उसके बारे में जो होती है उस डिबेट को रिवाइव करना फिर से, राइट। मतलब कुल मिला के ये है कि भारतीय संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा गया, आज का पहला सवाल है, हरतालिका तीज व्रत किस दिन हिंदू कैलेंडर के किस माह में सेलिब्रेट करते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, श्रावण मास, चैत्र मास, कार्तिक मास, भाद्रपद मास। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है भाद्रपद मास है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। आप सभी जानते होंगे हिंदू कैलेंडर में महीना शुरू होता है चैत्र महीने से, ठीक है। तो चैत्र शुरू होकर अभी भाद्रपद महीना चल रहा है श्रावण के बाद, और इसी के अंदर मनाते हैं। श्रावण मास में दो तीज मनाते हैं हम, कौन सी मनाते हैं? एक मनाते हैं श्रावणी तीज और दूसरी मनाते हैं हम काजरी तीज। तो श्रावणी तीज के बाद जो है श्रावण के बाद भाद्रपद माह आता है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? हरतालिका तीज, यही बोला गया है। और इस वर्ष क्या हुई है? ये कल यानी 6 सितंबर को मनाई गई है। हरतालिका तीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इसमें ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई थी, परंतु उनके पिताजी थे माँ पार्वती के, वो चाहते थे कि इनका विवाह किससे हो? भगवान विष्णु से हो। तो माँ पार्वती जाती है जंगल में और उनकी सहेली के साथ चल जाती है वो, और उसके बाद वहां पर शिवलिंग बनाकर यानी भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती है। भगवान शिव जी हैं उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करने का वचन देता हूँ। इस प्रकार की कहानी है इसके बैकग्राउंड में। और ये कौन मनाता है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय प्राइमरली बाय दी विमेन, यानी महिलाओं द्वारा प्राथमिक रूप से इसे मनाया जाता है। और इट मार्क्स द डे ऑफ डिवोशन, यानी भगवान के प्रति समर्पण या आस्था का जो भाव है उसको शोकेस करता है। कौन से भगवान? भगवान शिव और माँ पार्वती जी के लिए। क्लियर। और मेनली इसे कहाँ मनाते हैं? इसे मनाते हैं राजस्थान में, उत्तरी भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, 5 राज्य प्रमुख है जहां पर हरतालिका तीज मनाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के अंदर मनाते हैं, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम है गौरी हब्बा। क्या नाम है? तो गौरी हब्बा। अगर आपसे पूछा जाए गौरी हब्बा कौन सा त्योहार है, किस माह में आता है, तो क्या बताएंगे आप? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, जिसे हम हरतालिका तीज कहते हैं। ये कहाँ मनाते हैं? ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्यों में मनाते हैं, जिसे गौरी हब्बा कहते हैं। और वहां पर क्या है? माँ गौरी की पूजा की जाती है इस दिन। क्लियर। अब हमने बात की थी कुल 3 तीज आती है, एक आती है हरियाली तीज, एक आती है काजरी तीज और एक आती है हमारी हरतालिका तीज। तो श्रावण पक्ष में, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष में तृतीया आती है, उसे कहते हैं हरियाली तीज या श्रावणी तीज। और काजरी तीज कब आती है? ये आती है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में। कब आती है? अभी चल रहा है भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष, और इसकी तृतीया को मनाई हरतालिका तीज। और आज है गणेश चतुर्थी, कल आने वाली है ऋषि पंचमी। क्लियर। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में 3 त्योहार है, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगी हमारे, बताइए आप, जल जोलनी एकादशी आने वाली है, एकादशी को आएगी। इतनी सारी बात हमने कर ली। अब थोड़ी बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की ओर कि हरतालिका तीज जो कुल मुख्य 3 तीज त्योहार है, प्रमुख 3 तीज त्योहार हम पढ़ लिए हमने। एक तो हरियाली तीज या श्रावणी तीज, एक हमारा काजरी तीज और एक हमारा है हरतालिका तीज। ये सब आते हैं श्रावण माह के अंदर, एक आती है भाद्रपद माह के अंदर 2 तीज आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें इसमें। अच्छा, ये जो हरतालिका तीज मनाते हैं किसको सिंबलाइज करता है, किसका प्रतीक है? देखिए पहली बात तो भगवान शिव के प्रति जो आस्था है, समर्पण है, उसका प्रतीक है। दूसरा फ्रेंडशिप, आपने सुना है कि माँ पार्वती जी उनकी सहेली के साथ जंगल वन में जाती है और वहां जाकर भगवान शिव की पूजा करती है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप यानी मित्रता के लिए भी है, डिवोशन हमने देखा भगवान के प्रति। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस, यानी जिस प्रकार माँ पार्वती के द्वारा पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया गया और उनका वैवाहिक जीवन चलता है, इसीलिए महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो इस हरतालिका तीज को मनाती हैं फॉर द लॉन्गेटिविटी ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल? हाल ही में क्या हुआ है? अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो पहली बात है, इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी क्या होती है? देखिए मध्यम दूरी होती है 2000 से लगभग 3500 किलोमीटर की जो रेंज होती है, उसे कहते हैं हम मध्यम दूरी की मिसाइल। और ये शब्द लिखा गया बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? देखिए 2 तरह की मिसाइल होती है, एक होती क्रूज मिसाइल, एक होती बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज जो मिसाइल होती है वो पृथ्वी के समानांतर चलती है, इस प्रकार से, ये धरातल है हमारा, इस प्रकार से ट्रेवल करती क्रूज मिसाइल। क्लियर। और दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो क्या होगा? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाकर के फिर वापिस, मतलब इससे दूर जाकर के फिर से इस तरह आएगी, इसे बोलते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल। इस प्रकार की मिसाइल है जो सतह से छोड़ी जाती है। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। मध्यम दूरी की मिसाइल क्या होगी? जिसकी रेंज कितनी हो? 2000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के मध्य हो। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है।
सेकंड है द लॉन्च वाज सक्सेसफुली कैरिड आउट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा, यानी इसका प्रक्षेपण ओडिशा के चांदीपुर प्रक्षेपण रेंज से किया गया है। तीसरा है कि इट वाज कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, यानी सामरिक बल कमान। ये क्या करता है सामरिक बल कमान? कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना कि जितने भी परमाणु शस्त्रागार है यानी एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनकी देखरेख और उनके संचालन का काम कौन करता है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो क्या इसकी देखरेख में हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो देखिए ये तीन ऑप्शन हमारे सही है और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी कथन सही है, तो बिल्कुल अब हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है। इट मींस द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। अच्छा अब कैसे करते हैं इसकी करते हैं डिस्कस हम। ये क्या हुआ देखिए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 इसका सफल परीक्षण किया गया हाल ही में चांदी ओडिशा के चांदीपुर प्रक्षेपण रेंज से, यानी चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से। एकीकृत प्रक्षेपण एकीकृत टेस्ट रेंज से किया गया, चांदीपुर ओडिशा में स्थित है। और ये किसके तहत हुआ है? इसमें हुआ है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी के तत्वावधान में, उसकी सहायता से सफल परीक्षण किया गया है। अब जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है हमारे लिए काम की बात क्या है? अग्नि सीरीज की मिसाइल जो है इनका डेवलपमेंट शुरू होता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा इन द ईयर 1982 में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, इसकी शुरुआत की गई थी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के निर्देशन में 1982 में। अब धीरे धीरे क्या होता है समय के साथ इसके अलग अलग हमने मॉडल देखे। अग्नि 1 देखा जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर के आसपास, अग्नि 2 जिसकी 2000 किलोमीटर के आसपास है, अग्नि 3 जिसकी रेंज कितनी 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 हमने देखा कि 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच में रेंज है, और अग्नि 5 है जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। समझ गए आप? राइट। अच्छा अब आपके लिए काम की बात क्या? आपके लिए काम की बात है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे हैं जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सीडीएस का बेसिक काम ये है कि तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना और अंत में रक्षा मंत्री जी को सलाह देना। अच्छा दूसरा सवाल आपके लिए यहां से बनता है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? और वही हमारे रक्षा विभाग के सचिव भी हैं, तो ये है हमारे डॉक्टर समीर वी कामत जी। कौन है? द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ एज वेल एज सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, वही हमारे डीआरडीओ के वर्तमान में चीफ हैं। जो है रिजर्वेशन के बारे में, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रिजर्व 33% सीट्स फॉर दी विमेन इन पुलिस फोर्स। महिलाओं के लिए पुलिस फोर्स में 33% आरक्षण, ऑलमोस्ट वन थर्ड रिजर्वेशन सीट्स आरक्षित करने की घोषणा की सरकार ने की है। तो चार ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए महाराष्ट्र जो है ना यहाँ ऑलरेडी लागू हो चुका है पहले से ही। दूसरी हम बात करें आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। तो रिसेंटली क्या हुआ, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ के सीएम है मिस्टर भजनलाल शर्मा जी, श्री भजनलाल शर्मा जी, उनके द्वारा घोषणा की गई है दैट वी विल रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर द वीमेन इन द पुलिस फोर्स। क्लियर? और इसके लिए एक रूल है स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1999, इसके अंदर इसका संशोधन किया गया है। वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये प्रावधान लागू हो रखा है? तो बिहार है, गुजरात है, उड़ीसा और महाराष्ट्र, यहाँ पर महिलाओं के लिए पुलिस फोर्स में आरक्षण किया गया है। देखिए ऐसा क्यों किया गया है? अगर हम बात करें एक रिपोर्ट के बारे में जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में आई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी तक जो कुल स्टेट पुलिस फोर्स है वहां पर उन सभी फोर्स में 12% ही महिलाओं की भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि महिलाओं का अभी तक उतना उत्थान हम नहीं कर पाए, उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाए। वह अगर हम बात करें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो कहीं ना कहीं वहां पर हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बट पुलिस फोर्स में ऑलमोस्ट 12% जो है रेशियो है महिलाओं की भागीदारी का, ये कहीं ना कहीं कम है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा पहले भी गाइडलाइंस, पहले से एडवाइजरी यानी निर्देशन जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है दैट दे हैज टू सिक्योर विमेन्स तो 33% इन दी पुलिस फोर्स, यानी 33% महिलाओं को पुलिस में लेना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट हम बात करें गृह मंत्रालय के द्वारा एक आदेश को जारी किया गया था जिसमें कहा गया कि प्रत्येक जिले के अंदर राज्य के प्रत्येक जिले में एक पुलिस स्टेशन ऐसा होना चाहिए जो हो ऑल विमेन पुलिस स्टेशन, यानी जिसमें सभी कार्मिक कौन हो, सारी महिलाएं हो। ऑल विमेन पुलिस स्टेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट अराउंड द कंट्री, यानी भारत के सभी जिलों में
एक पुलिस स्टेशन ऐसा हो जहां पर सभी कार्मिक कौन हो, महिलाएं हो। अच्छा, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल महोदय कौन है, तो ध्यान रखिए ये हैं श्री हरिभाऊ बागड़े जी हैं। और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर राजस्थान के हैं श्री भजनलाल शर्मा जी, जो कि बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सेंटर नोटिफाइज गैलेथिया बे, गैलेथिया खाड़ी है, इसको सरकार के द्वारा एक मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया, यानी प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड आंध्र प्रदेश, तीसरा लक्षद्वीप, फोर्थ है अंडमान और निकोबार। इसका राइट आंसर जो है वो अंडमान निकोबार है। ये लोकेशन हम आगे देख लेंगे कि कहाँ पर अवस्थित है ये, राइट। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली अंडमान निकोबार आइलैंड के एक गैलेथिया बे है, तो सरकार के द्वारा मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया है, जो कि अगर बनने के बाद ये 2028 में बनने की संभावना है पहले चरण में, और कंप्लीट होगा ये 2058 में। कब होगा, 2058 तक कंप्लीट डेवलप होने वाला है ये, बट 2028 में पहला चरण कंप्लीट होगा। इसके तहत ये होने के बाद ये भारत का 14वां सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह, सबसे बड़ा नहीं, 14वां 14th मेजर पोर्ट बन जाएगा ये। अभी कुल 12 है, 13वां वर्धमान पोर्ट बन रहा है और 14वां ये होने वाला है। अगर हम बात करें ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सरकार ने ऐसा क्यों इनिशिएटिव लिया कि अंडमान निकोबार के अंदर मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया, तो रीजन देखिए आप, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कहलाता है चौक पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड में कहलाता है चौक पॉइंट। मतलब जो भी वैश्विक व्यापार, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, यदि ईस्ट टू वेस्ट अगर व्यापार हो रहा है, उसमें किसी वॉर लाइक कंडीशन, यानी युद्ध जैसी परिस्थितियों में अगर मलक्का जल संधि को कोई भी कंट्री ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा, यहाँ से व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, फिर ऑल टुगेदर ट्रेड को यहाँ से जाना पड़ेगा, जिससे टाइम भी बढ़ेगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पहला तो ये, दूसरा है ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। क्यों, अगर हम बात करें इंडियन ओशन, हिंद महासागर की, तो भारत, चीन चाहता है कि इंडियन ओशन के अंदर उसका डोमिनेंस, उसका प्रभुत्व बढ़े, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास अंडमान निकोबार में गैलेथिया बे नाम से एक प्लेस है, उसको हमने डिक्लेयर किया है एज दी मेजर पोर्ट। इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पर हमारी अलग अलग वॉरशिप्स वो डॉक कर पाएंगी, अलग अलग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट शिप्स हैं वो यहाँ पर स्टे कर पाएगी, जिससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं जो भारत, ये विश्व ये ग्लोबल रूट है, ट्रेड रूट है, जो आता है भूमध्य सागर से होता हुआ, स्वेज कैनाल के माध्यम से आता हुआ, अरब सागर से हिंद महासागर में, और फिर वहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि से गुजरते हुए जाता है ऑल टुगेदर फ्रॉम साउथ चाइना सी से नॉर्थ की ओर। तो ये मेजर ट्रेड रूट है ग्लोबली, और इसमें स्थित होगा हमारा पोर्ट। तो क्या होगा कि अगर बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट है, मतलब ट्रांसशिपमेंट क्या होते हैं, ऐसे शिपमेंट, मान लीजिए कोई जहाज यहाँ से शुरू हुआ है, मान लीजिए इजराइल से शुरू हुआ है, और उसे पहुंचना है कहाँ पर, मान लीजिए सिंगापुर जाना है, तो बीच में कोई बंदरगाह होना चाहिए जहां से, उसमें ऐसा तो नहीं कि सारा सामान, सारी कार्गो एक कंट्री की, अलग अलग कंट्रीज की होगी, तो ऐसा बड़ा बंदरगाह हो जिससे कि अलग अलग कंट्री, यहाँ मान लीजिए यहाँ अगर ट्रांसशिपमेंट बड़ा जहाज यहाँ डॉक करता है, तो कुछ सामान बांग्लादेश का हो सकता है, कुछ म्यांमार का हो सकता है, कुछ सिंगापुर का, कुछ मलेशिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया का होगा, तो इजीली वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे विद दी स्मॉलर शिप। ये हमारा काम है, इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट होने वाला है इन दी ईयर 2058, जो कि 4 चरण में पूरा होगा। तो ये देखिए कमीशनिंग की जाएगी इसकी कब, 2028 में, और ऑल टुगेदर बनेगा, चौथा चरण कंप्लीट होगा इसका बाय द ईयर 2058, राइट। जो भारत के मेजर पोर्ट्स हैं, ये रेगुलेट होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दी इंडिया पोर्ट्स एक्ट, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, यानी 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम के तहत ही इनको भारत सरकार को शक्तियां मिली हुई है, उसके तहत सरकार ने इस पोर्ट को अधिसूचित किया है, राइट। और ये कौन सा पोर्ट होगा, इट इज एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। हमने बात की ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, एक कंट्री से माल जाना है अलग अलग डेस्टिनेशन पे, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर ये छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से भेज पाए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है हर समय हर जगह पर समुद्र की गहराई बराबर रहे, तो कहीं कम गहराई होगी तो वहां पे हमें छोटे जहाज से भेजना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जहां से क्या हो सकता है, जो कार्गो शिपमेंट है वो लोड और अनलोड कर सके। क्लियर। अभी वर्तमान में क्या होता है, भारत का जो 75% ट्रांसशिपमेंट है वो अलग अलग पोर्ट से होता है। मतलब मान लीजिए हमने विश्व के किसी और कॉर्नर से, किसी और देश से कुछ सामान इंपोर्ट किया है, कुछ गुड्स इंपोर्ट किया है, क्या होता है, पहले शिपमेंट जाएगा कोलंबो से, फिर वहां से छोटे छोटे शिप के माध्यम से भारत में आता है। दूसरा सिंगापुर है, तीसरा है क्लैंग पोर्ट, जो क्लैंग पोर्ट कहाँ पर है, मलेशिया के अंदर है। कहाँ पर है ये, ध्यान रखिएगा, इट इज लोकेटेड इन दी कंट्री ऑफ मलेशिया, जो है क्लैंग पोर्ट। तो 3 बंदरगाहों में बड़ा शिपमेंट जाएगा, फिर वहां से इंडिया अपनी कंट्री में लेकर आता है।
वर्तमान में भारत में कुल कितने पोर्ट हैं? तो ध्यान रखिएगा 12 तो मेजर पोर्ट है, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 हमारे पास छोटे यानी लघु बंदरगाह हैं, यानी गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। अब मेजर पोर्ट्स हैं वो तो कंप्लीटली ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन जो 200 बंदरगाह हमारे पास है उसमें से 65 क्या कर रहे हैं? 65 ऑपरेट हो रहे हैं एज दी यूज फॉर कार्गो, यानी कार्गो शिपमेंट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी बचे हुए जो पोर्ट है ना वो किसमें काम आते हैं? पैसेंजर्स के लिए, स्मॉल फेरीज हो गई, फिशिंग बोट्स हो गई, जो मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं उनके लिए भी बंदरगाह काम करते हैं। कितने? रिमेनिंग 135 पोर्ट्स। अच्छा, अब इसके साथ ही सरकार ने एक घोषणा और की है। घोषणा क्या की है? सरकार का विजन है क्या? उस विजन का नाम है मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047। जब भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा वर्ष 2047 में, तो ये हमारा ये पूरा काल कहलाएगा दो अमृतकाल। और इसके तहत समुद्री अमृतकाल विजन जो कि है 2047 का, इसके तहत सरकार ने डिक्लेयर किया है दैट वी विल बिल्ड 4 पोर्ट क्लस्टर, यानी 4 बंदरगाह क्लस्टर बनाएंगे जिनकी कैपेसिटी होगी मोर देन 30 एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? मिलियन टन पर एनम, यानी एक वर्ष में कुल कितना टन माल की आवाजाही उस बंदरगाह की क्षमता होगी? तो वो होगा 300 मिलियन टन पर एनम। और दो बने जाएंगे विद द कैपेसिटी ऑफ 500 मिलियन टन पर एनम। और इसी के तहत सरकार ने घोषणा की है वाधवान जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी क्लस्टर, एक पारादीप पोर्ट बनेगा, तीसरा बनेगा दीनदयाल पोर्ट। ये 3 पोर्ट कौन से बनेंगे? फॉर दी कार्गो शिपमेंट कैरेज। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें भारत सरकार के द्वारा हाल में एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है, समझौता ज्ञापन। तो उसके बारे में पूछा गया सवाल आपसे, इंडिया साइंड सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एग्रीमेंट विद विच ऑफ द कंट्री, यानी भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ समझौता, पनडुब्बी बचाओ सहायता समझौता। अब आप सभी जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा सबमरीन से, अगर सबमरीन ट्रेवल कर रही है इन दी ओशन तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उन्हें खतरा होगा, संकट हो सकता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे उनको नुकसान हो सकता है। उससे दूर करने के लिए अगर मान लीजिए उस सबमरीन में कुछ लोग अवस्थित हैं, उन लोगों को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? रेस्क्यू करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार ने समझौता किया है विद दी कंट्री। आपको बताना कौन सा देश? तो पहला ऑप्शन मालदीव, दूसरा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ब्राजील, चौथा जापान। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो भारतीय नेवी और साउथ अफ्रीका नेवी, नहीं भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के द्वारा मध्य एग्रीमेंट हुआ है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? संकट के समय या प्राकृतिक आपदाओं के समय भारतीय नेवी के द्वारा एक किस प्रकार की मशीन है इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम पढ़ने वाले हैं, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम जो है वो है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। देखिए ये 2018 के अंदर भारत ने यूके से लिया है। कहां से? यूके से लिया है भारत ने 2018 से, 2018 के अंदर फ्रॉम यूके। और कैपेसिटी क्या है इसकी? इसकी कैपेसिटी है 650 मीटर के डेप्थ तक ये जा सकता है, और एक बार में लगभग 14 पर्सन को ये रेस्क्यू कर सकता है। क्लियर? तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, डीएसआरवी व्हीकल है, इस प्रकार का दिखने वाला व्हीकल है, काफी लंबा भी है पीछे। इसमें एक बार में ये जो व्हीकल है, ये जो मशीन है, ये लगभग 650 मीटर की गहराई तक जा सकती है समुद्र में, और एक बार में 14 लोगों को बचाव करके बाहर ला सकती है। इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल करेंगे फॉर द रेस्क्यू ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम दी साउथ अफ्रीकन नेवी, और अगर किसी न किसी कंडीशन के कारण वो समुद्र में फंस जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस सुविधा का अनावरण किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यायोजित भुगतान करना, यानी डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम की अनुमति देता है। यानी मान लीजिए अगर मेरे पास कोई अकाउंट है तो मैं चाहूं कि कोई और व्यक्ति भी ऑपरेट करे, तो उसकी अनुमति देगा। इस नए नवाचार का नाम क्या है? पहला यूपीआई एटीएम, दूसरा है यूपीआई ऑटो पे, तीसरा है यूपीआई लाइट, फोर्थ है यूपीआई सर्किल। तो देखिए ये तीनों चारों इनिशिएटिव है ना, ये एनपीसीआई के द्वारा ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। यूपीआई एटीएम ऑलरेडी लिया जा चुका है, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। यूपीआई ऑटो पे, ऑटो पे का मतलब क्या होता है? देखिए अगर मान लीजिए आपकी ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है, या आपके रिकरिंग पेमेंट है, जैसे कि डिश टीवी का रिचार्ज हो, मोबाइल रिचार्ज हो, इस प्रकार के पेमेंट के लिए हम इस यूपीआई ऑटो पे फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट पर इतना पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, कटौती हो, और वो जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, मान लीजिए किसी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन है, उन पर अगर आप देखना चाहें तो उसका भी ऑटो पे पेमेंट होता है। जो हमारे रिचार्ज होते हैं उसका ऑटो पे पेमेंट हो सकता है। नेक्स्ट यूपीआई लाइट। देखिए ये फीचर ऐसा है
जो अनुमति देता है 500 रुपीज तक की, ₹500 तक के पेमेंट की अनुमति करता है। कौन सा? यूपीआई लाइट। और यूपीआई एटीएम बता दिया आपको कि अभी वर्तमान में क्या होता है, हम जाते हैं एटीएम कार्ड लेकर जाते हैं एटीएम पर और उससे करते हैं स्कैन और उससे पैसा निकाल लेते हैं। तो तीनों फीचर तो नहीं हो सकते, चौथा बचा ऑप्शन आपके पास यूपीआई सर्किल। बिल्कुल यूपीआई सर्किल है। एनपीसीआई ने बोला है कि हम एक ऐसा फीचर लेके आए यूपीआई सर्किल जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा टू एक्सपैंड द डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबिलिटी। यानी अभी जानते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है, आपके दादाजी होंगे, दादी होगी, कोई बड़ी एज पर्सन जिनको इतना पेमेंट टेक्नो फ्रेंडली नहीं होंगे, वो उनको डर लगता होगा, तो क्या करेंगे, आपको किसी को एक अथॉरिटी देंगे कि जाओ बेटा मेरे अकाउंट से, मेरा अकाउंट यूपीआई है, इससे आप भी जुड़ जाओ और एक बार में इतने अमाउंट की राशि आप मेरे अकाउंट से निकाल लो। तो इससे क्या काम आसान हुआ, उनको एटीएम नहीं जाना पड़ेगा। अगर उन्हें खतरा लगता है कि उनके अकाउंट से ज्यादा पेमेंट कट सकता है तो भी सिक्योरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप समझदार हैं, आप ऐसा कुछ करने वाले नहीं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इसमें क्या होगा, यूपीआई सर्किल, इसमें क्या होगा, इट इज सॉल्यूशन वेयर अ पेयर कैन एक्सटेंड द ऑथराइजेशन टू ट्रांजिट फ्रॉम द अकाउंट फ्रॉम देयर यूपीआई अकाउंट टू एन इंडिविजुअल विद द रिक्वायर्ड लिमिट्स। बिल्कुल, इसमें कहा गया लिमिट्स, यानी कुछ सीमाओं की बात की है। मान लीजिए एक पर्सन ए है और उसके अकाउंट से वो रेगुलरली बाजार में नहीं जा सकता। मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आपके प्रतिष्ठान में 2 या 3 लोग काम करते हैं, आप क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को ऑथराइज करेंगे कि देख लिए आपको दिन में इतना पेमेंट करना है, मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कुछ परचेज करना है तो आप उससे खरीदारी कर सकते हो, राइट। ये कहलाता है ऑथोराइजेशन किसी सेकंड पर्सन को। अब इसमें क्या होगा, इट इनेबल्स अ सेकंड यूजर टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन फ्रॉम दी यूपीआई ओरिजिनल अकाउंट होल्डर। मतलब क्या है, आप तो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर हो गए, बट आपके अकाउंट से पे करने की अनुमति किसको दी आपने, दूसरे व्यक्ति को। इससे क्या आपका टाइम बचेगा। और इसमें क्या लगा दिया हमने, लिमिट। फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए की लिमिट है, इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे एक दिन में। अब इससे क्या हुआ कि भले ही वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर मान लो चीट भी करना चाहे किसी व्यापारी को, और कोई परिवार के व्यक्ति को चीट करना चाहे, तो उसके पास एक लिमिट है कि 15,000 से अधिक अमाउंट वो नहीं कर सकता। और इसका फीचर क्या है कि जिस व्यक्ति ने अनुमति दी है सेकेंडरी यूजर को, वो चाहे जब उसकी अनुमति वापस ले सकता है। ही कैन रिवर्ट बैक द ऑथराइजेशन गिवन टू द सेकंड पर्सन बाय द ओरिजिनल अकाउंट होल्डर। विशेषताओं की बात करें, इसमें प्राइमरी से प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता, यानी प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन होंगे, एंड यूपीआई यूजर हु इज डेलीगेटिंग द यूपीआई ऑथराइजेशन टू मेक पेमेंट्स टू अ सेकेंडरी यूजर। बिल्कुल, प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन होंगे, जिसका यूपीआई अकाउंट होगा। मान लीजिए इनकेस अगर आप, जैसे मैं हूं और मेरा यूपीआई अकाउंट में एक व्यापारी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको मैं ऑथोराइज करूं कि अगर मान लीजिए कुछ परचेज करना हो मार्केट से, तो उन्हें बार बार मुझे पेमेंट ना करना पड़े, वो मेरे अकाउंट से ही पे कर दें। तो मैं हुआ पहला उपयोगकर्ता। दूसरा कौन होगा, जिस व्यक्ति को मैं ऑथोराइज कर रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं अनुमति दे रहा हूं, राइट। अच्छा, दूसरा इसमें फीचर क्या है, देखिए, अ सेकेंडरी यूजर इज एन इंडिविजुअल विद और विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट लिंक्ड ऑन यूपीआई। बिल्कुल सही, अच्छा फीचर है ये। कि मान लीजिए ऐसा मेरे पास कार्मिक है जो काम करता है, जो अनपढ़ है, इतना अनपढ़ तो नहीं, जो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसे डर लगता हो उसे अकाउंट यूज करने में, भले उसका यूपीआई अकाउंट हो या नहीं हो, उसका बैंक अकाउंट हो या नहीं हो, उसके पास क्या चाहिए, यूपीआई वाला एक एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, इस प्रकार के अगर एप्लीकेशन है उनका यूज करते हुए मेरे अकाउंट से पैसा वो भेज पाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इसके अंदर है स्पेंड विद लिमिट्स। ये कुछ फीचर है, 2 फीचर है, स्पेंड विद लिमिट्स और एक है अप्रूव एवरी पेमेंट, राइट। इसका समझते हैं क्या है ये दोनों फीचर। स्पेंड विद लिमिट यानी सीमाओं के साथ, निश्चित सीमा के साथ खर्च करना। इट अलाउज अ ट्रांजैक्शन विद इन द प्री डिफाइंड बाउंड्रीज विदाउट फर्दर अप्रूवल। मान लीजिए अगर मैंने किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया कि ये मेरा कार्मिक है, मेरे काम करने वाला कर्मचारी है, इसको 5,000 की लिमिट छोड़ दी मैंने डिसाइड किया कि मैक्सिमम 5,000 रुपए की लिमिट से पैसा खर्च कर सकता है किसी भी लेन देन के लिए, तो उतना ही कर पाएगा। लिमिट कर दी, स्पेंडिंग लिमिट सेट कर दी। दूसरा है अप्रूव एवरी पेमेंट। इसमें क्या होगा, इट ऑफर्स मोर स्ट्रिंजेंट ओवरसाइट, यानी हर अप्रूवल के लिए, हर बार लेन देन के लिए इस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गया, क्लियर यहाँ पर सिक्योरिटी भी इंश्योर कर पाएंगे ओरिजिनल यूपीआई अकाउंट होल्डर की। नेक्स्ट फीचर इसका है, एनपीसीआई हैज एस्टैब्लिश्ड a maximum monthly limit of ₹15,000, यानी पर मंथ 15,000 रुपए की ही लिमिट उस द्वितीय यूजर को, यानी द्वितीय उपभोक्ता को, उपयोगकर्ता को दी जाएगी। साथ ही साथ सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो है 5,000 रुपए। देखिए कितनी अच्छी बात है, एक बार में मैक्सिमम 5,000 रुपए भी व्यक्ति को खर्च कर पाएगा। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, इसका उद्देश्य ये होता है कोई आपके साथ चीट नहीं कर पाएगा। चीट करता है तो 5,000 कोई बड़ी राशि नहीं होगी अगर वो व्यक्ति इतना किसी को ऑथोराइजेशन, किसी को अनुमति दे रहा है। तो शुरुआत में जब पहली बार यूज होगा
तो शुरुआत के 24 घंटों के लिए लिमिट होगी 5,000 रुपए। क्लियर, ये कुछ फीचर्स हैं इसके। अच्छा, प्राइमरी यूजर्स हैं, वो चाहे तो मैक्सिमम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं, ही कैन ऐड अप टू 5 सेकेंडरी यूजर्स, यानी अगर मैं पहला यूजर हूँ, मैं किसी को अनुमति दे रहा हूँ, तो मेरे अंडर में 5 लोगों को उस यूपीआई अकाउंट से ऐड कर सकता हूँ। उनके पास क्या होगा, सिंपली एक रिक्वेस्ट जाएगी कि वो ऐसे सेकेंडरी यूजर ऐड होना चाहते हैं या नहीं, वो उसे करेंगे एक्सेप्ट, फिर वो बन जाएंगे मेरे सेकेंडरी यूजर अकाउंट के। और मैं एक बार में, मतलब कोई पर्सन जो है एक बार में 5 लोगों को ही उसमें ऐड कर सकता है एज दी सेकेंडरी यूजर टू ए पर्टिकुलर यूपीआई अकाउंट। अब सीधी सी बात है, प्राइमरी यानी प्राथमिक उपयोगकर्ता है, उनके पास अधिकार रहेगा, वो जब चाहे तब दूसरे उपयोगकर्ता को उस अकाउंट से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा फीचर था यूपीआई एटीएम, ये ऑप्शन ये भी देखा था हमने। नॉर्मली क्या होता है, आप एटीएम जाएंगे, एटीएम बैंक जाएंगे, वहां अगर एटीएम कार्ड स्वाइप करेंगे, उससे पैसा विड्रॉ कर लेंगे, राइट। अब ये फीचर क्या करता है, इसमें सिंपल सा है कि जो कस्टमर है वो जाएंगे यूपीआई कैश विड्रॉल, जब आप स्क्रीन पर देखते होंगे फास्ट कैश विड्रॉल, सेविंग्स अकाउंट की अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, उसमें आता है ऑप्शन है यूपीआई कैश विड्रॉल। ये सुविधाएं वो बैंक देंगे जिनके साथ एनपीसीआई का टाई अप है और उन्होंने क्यूआर कोड जैसी सुविधाएं प्रदान की हुई है, राइट। इसमें क्या होगा कि जैसे ही एटीएम पे आप एंटर करेंगे, उसके बाद आएगा एटीएम विल प्रॉम्प्ट द कस्टमर टू एंटर द विदाउट विड्रॉल अमाउंट, यानी कितना अमाउंट चाहिए वो विड्रॉल उसमें एंटर करना होगा। फिर आएगा क्यूआर कोड, तीसरे चरण में क्या आता है, क्यूआर कोड। अब व्यक्ति करेगा क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद स्कैन किससे करेगा, किसी प्रकार के यूपीआई एप्लीकेशन से, थर्ड पार्टी ऐप होते हैं हमारे फोन पे, गूगल पे, इस प्रकार के एप्लीकेशन का यूज करते हुए भी हम ऑथोराइज कर सकते हैं। फिर है पैसा निकाल लो उससे, सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, जिस प्रकार से आप एटीएम यूज करते हैं वैसे यूपीआई एटीएम है। ये कुछ फीचर्स हमारे पास ऑलरेडी। अच्छा, यूपीआई कब लॉन्च हुआ था, ध्यान रखिएगा, यूपीआई हुआ था 2016 में। कब हुआ था, 2016 के अंदर। क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है। अच्छा, सूती दे, ये न्यूज में रहा है, असम गवर्नमेंट ने कहा है कि हर साल हम 20 अगस्त को मनाएंगे सूती दे। ऐसा क्यों, क्योंकि 1942 की अगस्त क्रांति, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय सूती एक सरकारी बिल्डिंग है, सूती पुलिस स्टेशन, वो एक मात्र स्टेशन है जो कि जहां पर एक पहली सरकारी बिल्डिंग है जहां पर भी तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। और इसी के सिग्निफिकेंस, यानी उसी के उनके योगदान को देते हुए सरकार ने बोला है, असम गवर्नमेंट ने, 20 अगस्त को मनाएंगे सूती दे। इसका उच्चारण कोई और भी हो सकता है, बट नॉर्मली सूटी या सूती दे हम कह सकते हैं इसको। अच्छा, राम मोहन राव अमारा, ये कौन है, देखिए वर्तमान में ये एसबीआई के चीफ रिस्क डायरेक्टर हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर हैं, CRO, चीफ रिस्क ऑफिसर है। और आप सभी जानते हैं वर्तमान में CS शेट्टी जी हैं, उन्हें बनाया गया एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, CS शेट्टी जी। और उनसे पहले कौन थे, दिनेश खारा जी थे। तो देखिए एसबीआई का क्या है कंपोजिशन, एक तो होते हैं चेयरमैन प्लस 4 होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन बनने से पहले CS शेट्टी कौन थे, MD थे। तो एक सीट खाली हो गई है, तो उसकी नियुक्ति के लिए FSIB यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB के द्वारा रेकमेंड किया गया गवर्नमेंट को, दैट आप क्या करिए, राम मोहन राव जी को अपॉइंट करिए एज द न्यू MD ऑफ, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक अपॉइंट करिए एसबीआई बैंक का। क्लियर, इतनी बात है। तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन, 1 + 4 ये कंपोजिशन होता है एसबीआई बैंक का। ये कैसे नियुक्ति होती है, द अपॉइंटमेंट ऑफ एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट कमिटीज रिडक्शन, अपॉइंटमेंट कमिटीज रिकमेंडेशन। बिल्कुल सही बात है। अग्नि प्राइम मिसाइल, देखिए हमने अग्नि मिसाइल की बात की थी, अब ये मिसाइल हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप देखिए उसका रीजन क्या है। भारत के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का इस वर्ष 4 अप्रैल को यानी 4 अप्रैल को हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया है फ्रॉम दी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे पहले कहते थे व्हीलर आइलैंड। ये कहां पर स्थित है, ओडिशा के पास, उड़ीसा के तट के पास स्थित है व्हीलर आइलैंड। इसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था, उसे बदलकर कर दिया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और यहीं से हमने की है एक नई न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, अप्रैल 2024 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की थी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, SFC यानी सामरिक बल कमान। क्या काम होता है इसका, तो भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए जो भी परमाणु हथियार बनाए जाते हैं उनकी देख रेख का काम किसका होता है, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सामरिक बल कमान का, यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की जिम्मेदारी होती है टू कंट्रोल एंड कमांड
एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिया न्यूक्लियर असेट्स अंडर द ट्राइड यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, राइट। अगर हम बात करें अग्नि प्राइम मिसाइल की, तो ये 2 चरण की 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है, जिसमें क्या होता है सॉलिड फ्यूल यानी ठोस प्रणोदक इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल 2 तरह का होता है, सॉलिड और लिक्विड। तो लिक्विड ना यूज करते हुए हम करते हैं सॉलिड फ्यूल इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसकी बेसिक खासियत क्या है, इट इक्विप्ड विद द डुअल रिडंडेंट नेविगेशन, यानी इसमें क्या होगा नेविगेशन के लिए तकनीक इस्तेमाल की गई है, जिससे क्या होगा इस मिसाइल को हम गाइड कर पाएंगे और इसको रख पाएंगे अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है कैनिस्टर मोड असेंबली, इसमें असेंबली फीचर जो है इस मिसाइल का ये इजीली बनाता है, इसको कहीं भी फ्रीक्वेंटली यानी क्विकली हम क्या कर सकते हैं तैनात कर सकते हैं। इट कैन बी रैपिडली डिप्लॉयड, इसका सही से क्विकली संधारण मतलब इसका स्टोरेज कर सकते हैं। तीसरा मोबिलिटी गतिशीलता प्रदान करता है, राइट। इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो कब बनी थी, अप्रैल में इस बार टेस्ट हुआ था। उसकी रेंज कुल है 1000 से 2000 किलोमीटर। 2 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है, राइट। ये हम सारा कर चुके हैं डिस्कस इन आवर स्लाइड्स। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है, आप इनको अपने एंड पर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और इनका आंसर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी अमंग विच ऑफ द कंट्रीज ऑन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए विश्व स्तर पर पहली एक बाध्यकारी संधि हस्ताक्षरित हुई है। आपको बताना है कि किन देशों के मध्य हुई है। एक कंट्री, एक इसमें मान लीजिए एक क्लू देते हैं आपको, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ इसके अंदर एक मेंबर है। आपको बताना 2 कंट्रीज और कौन कौन सी है, क्लियर। दूसरा ओणम फेस्टिवल, यानी ओणम त्योहार किस राज्य में मनाए जाते हैं, किस राज्य का त्योहार है और कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। थर्ड है अंडमान निकोबार की मैंने बात की है, तो आपको बताना है अंडमान निकोबार में रहने वाली मुख्य जनजातियां कौन सी, मेजर ट्राइब्स ऑफ द अंडमान निकोबार, राइट। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज उस वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट दोस एस्पेक्ट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।